हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी गोल्जी एपरेटस की, ठीक है। तो आज और लाइसोसोम्स की भी बात कर ली थी, ठीक है। तो आज हमारा बच गया था माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वॉक्यूल्स, ठीक है। इनके बारे में हमें एक्स्ट्रा बात और करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर हमारा वही चल रहा था, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, यही हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, सेल ऑर्गेनेली कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सेल ऑर्गेनेली, यानी कि कोशिका अंगक कर रहे थे, ठीक है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, ठीक आ रहा है ना? हाँ, एक बस, ठीक है। तो एकदम सब बढ़िया आ रहा है। चलिए अब करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो कौन सा है हमारा? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हाँ, एक हिंदी वाली बुक दे दो मेरे को, और हिंदी वाली बुक दे दीजिए। हाँ दे दो भाई, ठीक है। लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, आधा न है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो समझिए, कुछ बातें पहले समझिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एनसीईआरटी के पैराग्राफ में से वो लिखवा दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल का क्या होता है? पावर हाउस होता है। क्या होता है? पावर हाउस, जहां से सेल को क्या मिलती है? पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरे पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर भी आपको एक चीज हमेशा याद रहेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये हर बच्चे का होता है, उनको ये चैप्टर याद रहे ना रहे, उनको ये याद रहता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्योंकि इसमें से एनर्जी बनती है। कोई भी पावर हाउस होता है ना, उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी। तो ये भी क्या देता है? एनर्जी, ठीक है। अभी आगे लिखवाऊंगा ना कौन सी एनर्जी बनाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? बिजली घर बोला जाता है। इसको बिजली घर कहते हैं। असली में बिजली नहीं बनाता, ये बिजली की जगह कुछ और बनाता है, ठीक है। अब आगे सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। जो इसकी कवरिंग होती है ना, इसका जो कवर होता है, उसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं? 2। कितने मेम्ब्रेन होते हैं? 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इसका मतलब क्या है? जो बाहर वाली परत है वो क्या होती है? छेद वाली होती है। उसमें क्या होता है? छेद होते हैं। क्या होते हैं? छेद होते हैं, ठीक है। जबकि जो अंदर वाली होती है वो बहुत ज्यादा मुड़ी हुई होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा मुड़ी, बहुत ज्यादा क्या होती है? फोल्डेड होती है। बहुत ज्यादा क्या होती है? फोल्डेड होती है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है कि the fold increase the surface area for ATP generation generating chemical reaction, ठीक है। तो जो फोल्ड होता है इसकी वजह से क्या होता है? जो ATP होता है, ठीक है, ATP ही वो एनर्जी है, ATP ही वो एनर्जी है जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और ATP वो कैसे बनाता है? केमिकल रिएक्शंस के कारण, ठीक है। जो ये फोल्ड होते हैं ना, उसके अंदर जो लेयर होती है दूसरी वाली फोल्डेड वाली, उस फोल्ड के बीच में क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। और उस केमिकल रिएक्शन से क्या निकलता है? ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या निकलता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है? एनर्जी है। जो कि क्या है? एनर्जी है, जो कि किसके अंदर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। बात समझ में आ गया यहां तक? हाँ, तो लिखिए, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए कि the energy required for various, ठीक है, for various
chemical activities, for various chemical activities, ये बातें मत करो पीछे, एक्टिविटीज needed for life is released by mitochondria, in the form of ATP, तो हमारी लाइफ को चलाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो किस फॉर्म में निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, एटीपी। और ये एटीपी क्या होता है इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एटीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो एटीपी क्या है? एनर्जी। एटीपी क्या है? एनर्जी। जो कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हिंदी में बोल दो उसको एक बार। हाँ, लिख लोगे? बोलो, चलो लिखो। और जिसका हिंदी में, और सुनो, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हाँ हाँ, ऑफ लिख लो, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी लिख लो, ऑफ बोलिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, लिखिए, बोलूं? हाँ हाँ हाँ, सेकंड का बोलूं? और लेट्स सपोज कोई हिंदी में नहीं लिख पा रहे तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, बताओ क्या? हाँ, वीडियो पे जाना, ठीक है, कल वीडियो अपलोड हो जाएगा 8 बजे, वीडियो पे जाना, उस पे सबटाइटल ऑन कर लेता, तो हिंदी में लिख के आता पूरा सबटाइटल। ठीक है, तो वहां से भी हिंदी लिख सकते हैं, और किसी का छूट जाता है। समझ में आ गया? बाकी तो बुक से लिखवा रहा हूं, बुक से भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी के रूप में क्या करता है? ऊर्जा, मतलब एनर्जी देता है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब एटीपी को तो ऐसे लिख लो, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कोई अलग मतलब नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, अणु। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों। हाँ, एटीपी मॉलिक्यूल्स है, एटीपी कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? या तो समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया? तो एटीपी कहां बनता है? जो अंदर वाला फोल्डेड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 परत है, एक परत में क्या है? छेद है, पोरस है। ठीक है, और एक वाली क्या है? बहुत ज्यादा फोल्डेड है, फोल्डेड है। और इन फोल्डेड की वजह से क्या होता है? कि जो रिएक्शन होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एटीपी क्या होता है? ज्यादा बनता है। क्या बनता है? ज्यादा बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एटीपी, तो लिख दोगे, यही हो जाएगा व्हाट इज एटीपी का आंसर। समझ में आ गया? एटीपी क्या है तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट सुनिए, एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एटीपी को ऊर्जा का करेंसी। ठीक है, मतलब कि इसको बोला जाता है हिंदी में, क्या बोला जाता है? एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल बॉडी। अब बॉडी क्या करती है? इस एटीपी का कैसे इस्तेमाल करती है? सुन तो सही। हाँ, तो ये जो बॉडी है हमारी, वो क्या करती है? जो एटीपी स्टोर होता है, ये एटीपी होता है बनने के बाद स्टोर होता है।
ठीक है, तो स्टोर होने के बाद उसको लेता है, ठीक है, और फिर उसका इस्तेमाल करके नए केमिकल कंपाउंड्स, जो नए पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर जो जरूरत पड़ती है वो बनाता है, और कोई भी मैकेनिकल काम होता है हमारी बॉडी में वो भी करने में हेल्प करता है। तो बोलते हैं ना एनर्जी नहीं है बॉडी में, या थकी हुई एनर्जी लग रही है, ठीक है, पसंद में, और खाना खाने के बाद एनर्जी आ जाती है ना, क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कंबशन होता है, मतलब वहां पे अंदर प्रोटीन्स वगैरह को और ग्लूकोज को ऑब्जॉर्व किया जाता है, फिर ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, ठीक है, और सेल के अंदर कहां पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है। एक्चुअली में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना यही टूटता है, ये क्या होता है, ये टूटता है, और इसी में से क्या निकलता है, एटीपी निकलता है। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 5 में, वहां पे भी लाइफ प्रोसेसेस नाम है उसका, ठीक है, वहां पे आप समझोगे कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, किस तरीके से वहां पे एटीपी बनता है। अभी आप समझो कि एटीपी कहां से निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से निकलता है, और इस एटीपी का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ के डेली के जो काम होते हैं उनको करते हैं। समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए। अब देखो इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है कि न्यूक्लियस को छोड़ के और कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका खुद का डीएनए? तो आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद एक और पढ़ेंगे, उसके अंदर भी होगा, ठीक है, तो इसमें भी क्या लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लो, ठीक है, इट हैज शांत, इट हैज इट्स ओन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए है। क्या लिखना है, इसके पास खुद का डीएनए है, लिख लोगे? हाँ, इसके बाद क्या है, खुद का डीएनए है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया कैन एबल टू मेक सम ऑफ देयर इट्स ओन प्रोटीन, इसकी वजह से वो खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है। बस समझ में आ गई? हाँ, ये 4 पॉइंट समझ में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इतना ही काफी है, इतने में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 110%, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल, ये मोर देन इनफ है भाई, बहुत ज्यादा लिखवा दिया मैंने। इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, इस चीज पे अलग क्वेश्चन बन जाता है, इस पे अलग क्वेश्चन बन जाता है, 4 क्वेश्चन है। क्यों कहते हैं पावर हाउस? अभी तो बात करें कि इसमें से एटीपी बनता है। एटीपी क्या है, एनर्जी है। तो बिजली घर में से क्या निकलती है, बिजली क्या होती है, एक तरह की ऊर्जा या एनर्जी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी, क्योंकि ये एटीपी बनाता है जो कि एनर्जी की तरह हमारी बॉडी में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? पक्का? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हमारा है प्लास्टिड्स। क्या है? प्लास्टिड्स। हिंदी में भी क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स ही बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिड है। सुनो, देखो, प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, प्लांट सेल में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, इट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, पसंद में आ गई? हाँ बिल्कुल, ये भी उसी की तरह है। ठीक है, कुछ जो फीचर्स होते हैं सिर्फ सेल के अंदर, कुछ जो फीचर्स होते हैं वो सिर्फ किसके अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं, और कुछ एनिमल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारे सेल्स को उनकी जरूरत नहीं है, इसीलिए। ठीक है, अभी पढ़ेंगे ना क्यों नहीं है, अभी पढ़ेंगे ना। देखो, अब देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड के क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इट हैज 2 टाइप्स, इसके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। ठीक है, पहला प्रकार का नाम है क्रोमोप्लास्ट। पहले प्रकार का क्या नाम है, क्रोमोप्लास्ट। दूसरे का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये
कलर्ड वाला होता है, इसमें क्या होता है, इसका कलर होता है, इसका क्या होता है, कलर होता है। बट ग्लिकोप्लास्ट होता है या तो व्हाइट होगा या तो क्या होगा, कलरलेस होगा। बेवकूफ ब्लैक होगा तो फिर कलर हो गया ना उसमें, व्हाइट नहीं। क्रोमोप्लास्ट कोई भी कलर का हो सकता है। हाँ ठीक है, क्रोमोप्लास्ट किसी भी कलर का हो सकता है, बट लिकोप्लास्ट से व्हाइट होगा या तो कलरलेस होगा। बात समझ में आ गई? हाँ क्लियर है? ये क्या है, इसके दो टाइप है, ठीक है। हिंदी में क्रोमोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं और लिकोप्लास्ट को लिकोप्लास्ट बोलते हैं। लिख लोगे? हाँ हाँ आदित्य लिख लोगे? ठीक है चलिए। अब देखो जो ये क्रोमोप्लास्ट होता है ना, थर्ड पॉइंट, जो ये क्रोमोप्लास्ट होता है इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। सॉरी नहीं, सुनो, क्रोमोप्लास्ट जो है, कुछ क्रोमोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनमें क्या भरा होता है, क्या भरा होता है, क्लोरोफिल भरा होता है, और उनका नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है, सुनो, क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। बात समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गया? बात समझ में आई? ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है उनको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्लियर है? इस पॉइंट में किसी को डाउट? ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। देखो क्रोमोप्लास्ट है, सुनो ध्यान से, ये वाला इक्वेशन लिखो, क्रोमोप्लास्ट प्लस क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा उनका नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या थोड़ा क्लोरो हो गया? हाँ हिंदी में भी लिख ले, अरे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, यही बोलते हैं भाई, हिंदी में भी नाम इनका यही है। लिख दूं? लिख लोगे? मिल गया? ठीक है। अब देखो जो ये क्रोमोप्लास्ट होता है, अब एक बात बताऊं, ये क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन, ठीक है। और क्लोरोफिल किस काम आता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से प्लांट अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा भी क्या होता है, ऑरेंज कलर के और तुम्हारे पास येलो कलर के पिगमेंट भी होते हैं, ठीक है। ऑरेंज भी होते हैं और क्या होते हैं, येलो भी पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन हो गया, उसके अलावा क्या पाया जाता है, येलो और ऑरेंज भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखो सुनिए, जो लिकोप्लास्ट है, ये जो प्राइमरीली एक क्या है, ऑर्गेनेली है, इसके अंदर क्या भरा होता है, इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्युल्स आर स्टोर। जो लिकोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो लिकोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, क्या स्टोर किया जाता है, स्टार्च, ऑयल, ये सब क्या होता है, स्टोर रहता है, ठीक है। जो लिकोप्लास्ट है ना ये वाला, इसके अंदर क्या स्टोर रहता है, स्टार्च, ऑयल, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, प्रोटीन, ये सब इसमें स्टोर रहता है। हाँ लिकोप्लास्ट कलरलेस क्यों होता है, उसकी मर्जी है वैसे तो बाकी अरे ये टाइप है ना, दो टाइप के, ठीक है, इसीलिए इनको अलग अलग कलर पे। अब उसका अलग काम है, देखो सुनो, इसका अलग काम होता है। ये जो होता है ये सिर्फ क्या करता है, स्टोर करता है, जबकि मेन काम क्रोमोप्लास्ट में अंदर क्या पिगमेंट होते हैं, इसके अंदर वो पिगमेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर वो कलर नहीं होता है। बस समझ में आई? हाँ ठीक है, तो लिखो लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट शॉर्टकट में लिख दो ऐसे, लिकोप्लास्ट, फिर लिख देता हूं स्टोर्ड, समझोगे ना। लिकोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर होता है, ठीक है, लिकोप्लास्ट में स्टोर्स स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ठीक है। क्या कर रहे हो, ओए शांति से बैठा रहे, हाँ
नहीं पता तो क्या लिखना है? ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट को ल्यूकोप्लास्ट लिख देना, ठीक है। स्टार्च, तेल और प्रोटीन का भंडारण होता है, ओए शांत एकदम, तो पास करनी होती है। संचित लिख दो, भंडारण का संचयन होता है। क्या होता है? संचयन होता है। समझ में आ गया? हाँ, संचयन का मतलब इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। क्लियर है यहाँ तक ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं इसका, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट यहां लिख रहा हूं, इसका नहीं है, इसका है फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। तो देखो क्या है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। अब मतलब जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, जो क्लोरोप्लास्ट, सॉरी सुनो, हाँ क्या हुआ, रुको, हाँ ध्यान से सुनिए, सुनो ध्यान से। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर की संरचना या उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बनाया होता है कि वहां पे बहुत सारी परतें होती है। बहुत सारी क्या होती हैं? परतें होती हैं, जो कि सब मिलके साथ में क्या बनाती है? स्ट्रोमा बनाती है। क्या बनाती है? स्ट्रोमा। क्या बनाती है? स्ट्रोमा। बात समझ में आ गई? हाँ, STROMA, स्ट्रोमा, ठीक है, ये बनाती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लोगे बुक से? हाँ लिखो, मैं बोलता हूं, लिखिए। बोलूं? चलो लिखो, अरे जगह नहीं है फिर। हाँ बोलूं? लिखो, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION organization of the chloroplast organization of the chloroplast consist की CONSISTS consist of, लिख लिया? consist of numerous 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 membrane layer, झिल्लियों की परतें, membrane layer, हाँ, consist of numerous membrane layers embedded मतलब उसमें गड़े होना, ठीक है। embedded in a material called stroma, ठीक है, स्ट्रोमा, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रोमा। हिंदी में लिखिए। ये अभी लेयर्स की बात क्या हो रही है? बगल में पूछ ले। हाँ लिखो, ओए शांत, हिंदी में लिखो। बोलूं? क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना, लिखो, ओए शांत हो जाओ, लिखिए। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है, जो ट्रोमा में स्थित होती है। हाँ, जो ट्रोमा में स्थित होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हाँ क्या है? These are similar to the mitochondria in external structure, like mitochondria. Plastid also have their own DNA and ribosomes. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लास्टिड है ना, वो बाहर से देखने में किसकी तरह दिखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखते हैं,
और उनकी तरह ही इनके पास भी खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसम। बच्चों राइबोसम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये राइबोसम कहां कहां पाया जाता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, और कहां पाया जाता है, स्मूथ में कहां पाया जाता है गधी, ठीक है, रफ में पाया जाता है और फ्लास्टिस में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइबोसम कहां कहां पे पाए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड, ठीक है। इनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसम होता है, ठीक है। बस समझ में आ गई, लिख लिया, क्लियर है। तो प्लास्टिड भी खत्म हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं रसधानियां। हाँ सुनिए आप थोड़ा, अब सिमिलरली सोच लो, ठीक है। सेल के अंदर ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे चीजों को स्टोर किया जाता है, ये बोरे की तरह होता है, क्या होता है, बोरे की तरह, ठीक है। तो वैक्यूल्स, हाँ ध्यान सुनिए, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टोरेज सैक होते हैं, मतलब भंडार, मतलब संचय करने के लिए क्या होता है, एक भंडार होता है, क्या होता है, भंडार होता है, किसके लिए, सॉलिड्स और लिक्विड वाली चीजों के लिए, ठीक है। स्टोरेज हाउस समझ सकते हो, ठीक है, जहां पे सारी चीजें स्टोर होती हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे हम कि वैक्यूल्स आर, ऐसे लिखो, दे आर स्टोरेज सैक, दे आर स्टोरेज सैक्स। सैक्स का मतलब क्या होता है, बोरे, है ना, बोरे देखे ना, बोरे, हाँ, वो बोरे की तरह होता है, फॉर सॉलिड्स एंड गैस, सॉरी सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। हिंदी में लिखो, बोलो, हिंदी में बोलो, नहीं बोलो, क्यों नहीं बोलो, लिखो, रसधानियां ठोस अथवा, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्रहक थैलियां होती है, थैलियां है, ठीक है, संग्रहक ऐसे लिखते हैं। संग्रहक, ठीक है, संग्रहक थैलियां है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, ये लिक्विड और जो सॉलिड चीजें होती है ना, या क्या होती है, स्टोर होती है, जमा होती है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हाँ कौन सा, हाँ कंटेंट, SACCES, ठीक है। अब आगे देखो, वैक्यूल्स साइज इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स, जो एनिमल्स के अंदर क्या होता है इसका साइज, हाँ ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऐसे लिखो, साइज ऑफ वैक्यूल्स, साइज ऑफ वैक्यूल्स इन एनिमल क्या होता है, छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द साइज ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जंतुओं के अंदर जो राजधानियां होती है उनका आकार छोटा होता है, किसके मुकाबले में, पदपों के राजधानियों के मुकाबले में। पसंद आ गई, हाँ। जंतुओं में जो राजधानियां होती है वो क्या होती है, छोटी होती हैं, और पदपों में जो राजधानियां होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, लिख लोगे, हाँ, अंकित लिख लेगा, ठीक है। अब देखो, जो प्लांट सेल में क्या होता है, जो राजधानियां होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, वो सेल का 50 से 90% कवर करती है,
सेल जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें जो राजधानी होती है, जो वॉक्यूल होता है, वो उस सेल का 50 से लेके कितना 90% तक कवर करती है, बाकी 10% में बाकी चीजें होती है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो, ये इसमें देखो, ये एक प्लांट सेल है, इसमें सबसे बड़ी वाली जो चीज है, गेस कर सकते हो क्या होगा? जो सबसे बड़ी वाली चीज है क्या हो गया? वॉक्यूल्स होगा। क्या होगा? वॉक्यूल्स। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, ठीक है, यहां तक नोट करो, मैं 1 मिनट में आया। देखिए, तो सेकंड पॉइंट ये बोल रहा था हमारा कि जो एनिमल्स के अंदर जो वॉक्यूल्स होते हैं, उनका जो साइज है वो क्या होता है? छोटा होता है। किसके कंपेयर में? प्लांट के। प्लांट में क्या होता है? बड़ा होता है इनका साइज। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, थर्ड पॉइंट देखिए कि इन प्लांट्स वॉक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी ऑफ द सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल के अंदर जो ये वॉक्यूल होता है, जो राजधानी होता है, इसके अंदर एक क्या भरा होता है? सेल सैप भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है? सेल सैप भरा होता है। ठीक है, जो उसको क्या प्रोवाइड करता है? टर्बिडिटी और क्या? रिजिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी और रिजिडिटी, ठोसता। ठीक है, क्या देखा यहाँ पे हिंदी में वर्ड लिखा है इसके लिए, सुनिए। क्या? कठोरता और सफीता। ठीक है, सफीती। अरे रिजिडिटी का मतलब होता है कठोर, कोई भी। ठीक है, और इस तरह, मतलब इसका मतलब है जैसे जो अगर किसी चीज के अंदर, ठीक है सुनो, किसी चीज के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ठोस तो हो जाती है वो। ठीक है, और साथ में वो थोड़ा बहुत उसका शेप भी चेंज हो सकता है ना। अगर बलून के अंदर हम थोड़ा पानी भर दे, उसको दबाने की कोशिश कर, दब जाएगा ना थोड़ा। ठीक है, तो वो बोलते हैं उसको। समझ में आ गया? हाँ, तो फिर मैनी सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ सेल आर स्टोर्ड इन द वॉक्यूल। ठीक है, एक प्लांट की लाइफ के लिए जो जो जरूरत वाली चीजें हैं, वो सब कहां भरी रहती हैं? वॉक्यूल्स के अंदर। कहां भरी रहती है? वॉक्यूल्स के अंदर। ठीक है, फिर देखो, दिस इंक्लूड्स अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन। ठीक है, क्या क्या भरा रहता है इनके अंदर? अमीनो एसिड भरा रहता है, प्रोटीन भरा रहता है, और क्या? शुगर्स। ठीक है, देखो, जो एमोबिया होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर क्या होता है? फूड वैक्यूल होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? फूड भरा होता है। ठीक है, उनके अंदर क्या भरा होता है? फूड वैक्यूल। उनके अंदर क्या भरा होता है? फूड भरा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग एक्स्ट्रा वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम। देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, वो कभी कभार जो उनके अंदर का जो वेस्ट है, उसको भी निकाल फेंकने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ, वॉक्यूल्स ऐसे करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो वॉक्यूल्स खत्म करूं? ठीक है, सेल तो हमारे अब सारे के सारे जितने भी क्या थे, ऑर्गेनली थे, वो खत्म हो गए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर ले एक बार। हाँ, देखो, मैंने सेल ऑर्गेनली खत्म किया, डिवीजन खत्म नहीं किया। हाँ, सुनिए, पहले तो 2-3 क्वेश्चन देखिए। ये तो फटाफट बता दोगे आप। ठीक है, और इंसानों की तरह बताना, अपने अंदर के जानवर को थोड़ा शांत रखना। तो देखो, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? ऐसे कौन से 2 ऑर्गेनलीज होते हैं जिनके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? डीएनए। और डीएनए किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया आंसर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर जो सेल है उसके अंदर कोई भी चीज खराब हो जाती है, चाहे वो फिजिकल तरीके से हुई हो, चाहे वो केमिकल तरीके से हुई हो, तो सेल के अंदर क्या होगा बच्चों? क्या फटेगा? हाँ, क्या फटेगा? लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या करेगा? उसको फिर खा जाएगा। क्या करेगा? खा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे कि लाइसोसोम्स को सुसाइड वैक क्यों कहते हैं? पता है? क्योंकि वो फट के खुद के सेल को ही खा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? कहां पर सेल के अंदर प्रोटीन बनता है? अभी बताया था।
एक तो है प्लास्टिड्स के अंदर, ठीक है, और दूसरा कहाँ है? दूसरा कहाँ है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, खुरदुरी क्या आंतरद्रव्य जालिका। उसके अंदर क्या बनता है? राइबोसोम था ना उसके अंदर, ठीक है, वो क्या बनाता था? प्रोटीन, ठीक है। तो एक आरईआर और एक क्या? प्लास्टिड, इन दो जगह पे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो यही फर्क होता है जब हम एनसीईआरटी को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिल जाते हैं, है ना। समझ में आ गया? अब सुनिए, इसके बाद एक होमवर्क मैं अपनी हर क्लास में देता हूं, जब भी मैं किसी भी 9th क्लास को पढ़ाता हूं, वो ये देता हूं, मैंने सारे सेल ऑर्गेनेल पढ़ा दिए, सारे पार्ट्स पढ़ा दिए। अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप दो चीजें करके लाओगे, एक तो प्लांट सेल बनाओगे, एनिमल सेल बनाओगे, ठीक है, डायग्राम बनाओगे दोनों के, और दूसरा काम ये करोगे कि इनके बीच में डिफरेंस लिखोगे। इनके बीच में क्या लिखोगे? डिफरेंस, ठीक है। तो एक दो डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि सेल वॉल किसमें होगा? प्लांट सेल में। किसमें नहीं होगा? एनिमल सेल में। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, कोशिका भित्ति, ध्यान से, कोशिका भित्ति पदपों में होगी और कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होगी, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। हाँ, दूसरा पॉइंट तो यही लिखा हुआ है, वैक्यूल का साइज छोटा बड़ा, ठीक है, ठीक है। तीसरा कि और क्या था? तीसरा पॉइंट बताओ क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट बताओ क्या हो सकता है? सही बोला। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ किसमें होता है? प्लांट सेल में। देखो लिखा है ना, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और किसमें नहीं होगा? एनिमल सेल में। तो तीन डिफरेंस तो यही हो गए, बाकी डिफरेंसेस लिख लोगे घर से, ठीक है। कम से कम 5 डिफरेंसेस लिख के लाना और बढ़िया से याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आएगा, वो है प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, डायग्राम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब साइंस की होगी, यानी कि थर्सडे को, ठीक है। मिटाऊं? हाँ, अब सुनिए, लास्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन। हाँ बिल्कुल, अभी बता दो। अरे शांत हो जाओ, इतना चिल्लाते क्यों चा चा करके? अरे आफरीन से तो चुप रहा ही नहीं आता, चा चा करे जा रही तब से। तेरे मुंह पे भी लगाना पड़ेगा, तो शांत रहो। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है, सॉरी नेक्स्ट चीज है वो है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ठीक है। अब सुनिए, पहली पॉइंट जो बोलूंगा वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। लिखवाऊंगा नहीं वो पॉइंट, ठीक है, नोट डाउन कर लेना अगर करना हो तो। ध्यान से सुनिए, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये है, सुनिए, इसका मतलब ये है कि नए कोशिकाओं, जो नए सेल्स हैं, उनका उत्पादन इसलिए होते हैं ताकि जो पुराने सेल हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, ठीक है, जो मर चुके हैं उनकी जगह ले सके। जब ग्रोथ हो उसमें नए सेल्स की भी तो जरूरत पड़ेगी, हाँ, जब हाइट बढ़ेगी तब भी तो नए सेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस जगह को भरने के लिए साथ में क्या, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब क्या होता है, प्रजनन होता है, ठीक है, तो उसमें भी जो गैमेट्स होते हैं, जो युग्म होते हैं, जो युग्मनज होते हैं, क्या होते हैं, युग्मनज, जैसे कि स्पर्म्स और एग्स होते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन भी क्या, उनके प्रोडक्शन में भी क्या जरूरी है, सेल डिवीजन जरूरत है। बात समझ में? अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। तो आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, आप बता दोगे क्यों जरूरी है? ताकि हम अपनी पुरानी सेल्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ग्रोथ के टाइम पे काम आ सके, रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आती हैं, ठीक है, और जो इंजर्ड सेल्स होते हैं उनकी जगह पे भी ले सकती है, ठीक है।
समझ में आ गया? हाँ, तो इस पॉइंट को इस तरीके से लिखिए, इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण। मैं तो देख रहा था कौन लिख रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ठीक है। टू ग्रो, बढ़त, बढ़त के लिए, ठीक है। टू रिप्लेस, टू रिप्लेस ओल्ड, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स, इंजर्ड सेल्स, ठीक है। पुराने मरे हुए और इंजर्ड को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए, कोशिकाओं को बदलने के लिए। और तीसरा फॉर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन, जनन के लिए। क्लियर है? हाँ, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है। क्या हुआ? हाँ, देखो, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड आर कॉल्ड सेल डिवीजन। ये वह विधि है जिसके माध्यम से हम नए कोशिकाओं का जन्म होता है, उसको क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेल डिवीजन, तो आप बता दोगे सेल डिवीजन क्या होता है? हाँ, सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस टू मेक न्यू सेल्स, ठीक है, प्रोसेस टू मेक न्यू सेल्स, ठीक है। अब देखो, सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। एक होता है, टू टाइप्स होते हैं इसके, दो प्रकार। पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस को क्या बोला जाता है? सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, ठीक है। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। हाँ बच्चों, हिंदी वाले बच्चों सुनो भाई, माइटोसिस और मियोसिस नाम से भी याद रख लेना, क्योंकि टेस्ट पेपर में उल्टा सीधा नाम सबके आ जाता है, तो इंग्लिश नाम भी याद रख लिया करो, ठीक है। हिंदी में तो यही कहते हैं, बट कभी कभार वो गूगल ना गलत हिंदी ट्रांसलेट कर देता है। अब हिंदी टाइप नहीं हो पाती ना हमसे, लैपटॉप पे हमसे टाइप नहीं होती ना हिंदी, ठीक है। बात समझ में आ गई? वो तो बाद में कर लिया तो खुद से। समझ में आ गया? तो दो तरह का होता है। आप समझते हैं माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने? मिटा दूं? हाँ मिटा दूं? पढ़ना लिखना तो तुझे है नहीं, टेस्ट देने तू आता नहीं है, बेवकूफ कहीं का। आज के डंडे याद रख लियो, अगले मंडे में नहीं आएगा तो देखो, अगले मंडे नहीं आया ट्यूशन से भगा दूंगा, बता रहा हूं। हाँ, तो ऐसे करिए, देखिए, एक साइड लिखिए आप माइटोसिस, इसको क्या बोलते हैं? सूत्री। एक साइड लिखिए मियोसिस। मेरी बुराई चल रही है बाहर बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है,
तो पहले तो माइटोसिस लिखते हैं, क्या होता है माइटोसिस। द प्रोसेस, पहले लिख लो फिर बताता हूं, ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड, सिंपल है बता रहा हूं, अभी रुक जा। अरे हाँ बता दूंगा, रुक जा। अब देखो मियोसिस जो होता है, इन विच इन दिस प्रोसेस two consecutive divisions, ठीक है, divisions are in this process, two consecutive divisions are happened and it is called meiosis, ठीक है। तो फर्क थोड़ा समझ लीजिए, मैं हिंदी में बता देता हूं, हिंदी में फटाफट लिख लो। बोलूं लिखना है? हाँ नहीं, हाँ, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर, हाँ, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, उसे सूत्री विभाजन कहा जाता है, लिख लिया? हाँ, नेक्स्ट वाला लिखो मियोसिस। बोलो, बोलो मियोसिस। हाँ तो लिखिए, अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन में क्रमश दो विभाजन होते हैं। बात समझ में आई? अब समझिए फर्क क्या होता है और कहां क्या होता है। ये वाला जो प्रोसेस होता है मेनली ये किसमें आता है? रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जनन के लिए काम आता है ये वाला, ठीक है। और ये मेनली किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है, बढ़त के लिए होता है, ठीक है, विकास के लिए होता है। बस समझ में आ गई? हाँ, अब इसमें जब सेल डिवाइड होता है, ये डायग्राम से समझ जाओगे, इसमें जब एक सेल डिवाइड होता है तो वो दो में बनता है। क्या बनता है? दो से बिल्ड। बट जब इसमें सेल डिवीजन होती है, इसमें दो की जगह क्या होता है? दो तो बनते ही बनते हैं, साथ में क्या होते हैं? इनके और तो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और दो बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है? दो से क्या हो जाता है? चार हो जाते हैं। क्या हो जाता है? दो से ये चार डिवीजन हो जाते हैं। तो मेनली इसमें नए सेल कितने बनते हैं? चार। इसमें कितने बन रहे हैं? दो, ठीक है। फर्क पता लग गया? हाँ, ये ग्रोथ के लिए, ये रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें दो सेल्स बनते हैं, इसमें चार सेल्स बनते हैं डिवाइड होने के बाद। क्लियर है? हाँ,
इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कंसेक्यूटिव 2 डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव 2 डिवीजन, मतलब लगातार 2 क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। जबकि इसमें एक ही होता है, और इसमें जो विभाजन होता है वो किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए। इसमें किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए। बच्चों के जब बच्चे होते हैं ना, तो उसमें उसके लिए होता है। ये इसमें रिपेयर के लिए भी होते हैं। अगर कोई टिश्यू कोई सेल खराब हो गया तो उसके रिपेयर के लिए भी ये वाला डिवीजन होता है। बात समझ में आ गई? ये मेनली किसके लिए है? रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ गया एकदम? जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन पढ़ा था ना, निषेचन। निषेचन में क्या होता है? जो पुरुष का युग्मन जो होता है, मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है, वो फ्यूज होते हैं साथ में, और उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और फिर वो जाइगोट डिवाइड करता है ना। तो फर्टिलाइजेशन का तो जाइगोट डिवाइड करता है ना, वो कौन सा डिवीजन करता है? मियोसिस। कौन सा करता है? मियोसिस। समझ में आ गए? हाँ, समझ में आ गया? तो यहां पर हमारी ये वाली क्लास होती है खत्म। ठीक है, और साथ में चैप्टर भी खत्म होता है। होमवर्क आप सबको पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या करके लाना है? डिफरेंस। ठीक है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल की एक डिफरेंस वाली वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आ जाएगी। ठीक है, उसमें सिर्फ डिफरेंस रहेगा। ठीक है, वो मैं अलग से बना के डाल दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, और जाने के लिए किसने बोला है? हाँ, ज्यादा जल्दी है? बात समझ में आ गई? होमवर्क समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे बस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।